हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन जुलाई 2022 की आप लोगों के सामने इसका जो टॉपिक लिया गया है वो है टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली आईआईटीज़ के रोल के बारे में बताया है। ओके, कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल भी निकलते हैं, 4-5 आर्टिकल्स, उनको भी देखेंगे। बाकी देखो, एजुकेशन अगर टेक्निकल वाली है तो उस पर क्वेश्चन निकलने के चांसेस कम है। ओके, हार्डली निकला तो एक क्वेश्चन निकलेगा, तो उसी हिसाब से देखेंगे, ज़्यादा पेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। पूरी मैगजीन इसी चीज़ से भरी हुई है, कुछ ही स्लाइडें उठा करके लाए हैं ताकि बस एक आइडिया आपके दिमाग में रहे कि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख पाएँ आराम से। ओके, तो जस्ट उतना पढ़ेंगे जितना काम का है, क्योंकि इस टॉपिक का जो रोल है वो काफ़ी लिमिटेड यहाँ पर है। ओके, तो बाकी कुछ फीचर आर्टिकल या इधर उधर जो छोटी मोटी चीज़ें दी गई थी वो सब चीज़ें देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें थी। और इसकी जो एनोटेड पीडीएफ है वो आपको सब मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्लीन पीपीटी पीडीएफ चाहिए और एनोटेड पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वाले चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी ओरिजिनल पीडीएफ के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखें कि 10 रुपीज़ में आप जो है वो इसकी ओरिजिनल पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसकी बात जो है वो वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एनालिसिस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह को इग्नोर करोगे तो चल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर आ जाना है पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स फाइंड अ वे टू ऑब्जर्व फाइनल डिटेल्स ऑफ सार्स कोविड 2 वायरस फ्यूजन एंट्री प्रोसेस। कैसे आपके शरीर में कोरोना वायरस एंटर करता है, कैसे वो आपकी सेल्स से अटैच होता है और कैसे आपको बीमारियां करता है, इसके बारे में, इसको कहते हैं एंट्री प्रोसेस। ओके, बेसिकली कोरोना वायरस एंटर करेगा तो वो किस तरीके से एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी सेल से किस तरीके से फ्यूज हो जा रहा है, उसके बारे में डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं कोविड-19 को आए, तो आपको इसकी संरचना तो पता ही होगी। आप देख सकते हो ये कोविड-19 की संरचना मैंने आपको साइड में दी हुई है। ओके, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए टाइप होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए था, वैसे भी अब तो क्लियर ही होगा, 3 साल हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा इसमें आप देखो तो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, प्री फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं और पोस्ट फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं। ओके, ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि ये वाली जो प्रोटीन्स हैं कोल्ड प्री फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन, ये जब आपकी सेल्स से अटैच होने वाली होंगी उससे पहले एक्टिव होंगी और फिर जो है वो आपकी बाद में ये वाली सेल्स एक्टिव होंगी, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फ्यूजन स्पाइक्स। एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर डीएनए आरएनए मटेरियल जो है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये जाकर के अटैच हो जाती हैं आपकी सेल्स से और वहाँ से पोषण वगैरह को लेने लगती हैं। बाकी का जो जेनेटिक मटेरियल है लाइक आरएनए वो भी ट्रांसफर होने लगता है इन स्पाइक प्रोटीन्स के थ्रू। तो इस तरीके से जो है वो ये फ्यूजन एंट्री प्रोसेस होती है और यही सेम बात जो है वो यहाँ पर आपकी डिनोट की गई है। नोवेल कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली अगर आप देखें इन्फेक्ट करता है बॉडी को बाय यूजिंग द हुक लाइक प्रोजेक्शन, जिनको आप जो है वो स्पाइक प्रोटीन्स कहते हो। ये कॉमन संरचना बहुत कॉमन हो गई, इसमें मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है। ओके, तो ये जो है जब से पैंडेमिक यहाँ पर आया है तो इसी तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है, वायरस के फ्यूजन मैकेनिज्म को लेकर के लगातार इसको समझने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हाउएवर जब हम डिटेल्ड एंट्री प्रोसेस, उसको अभी भी अननोन है, ठीक है, डिटेल्ड एंट्री प्रोसेस हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना तो बारीक हमें पता है कि किस तरीके से काम होता है, जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से ट्रांसफर होकर के आपके शरीर में वायरस को स्प्रेड करता है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर निकल करके आती हैं। एट सच टाइम्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द वायरस दैट इज मेथड्स बाय द साइंटिस्ट कैन मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, उस तरीके से चीज़ें पता लगती रहती हैं। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, डिटेल्ड स्टडी हो रही है, लेकिन आपको जस्ट इसकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए और ये सिंपल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर में जो जेनेटिक मटीरियल है वो डीएनए टाइप नहीं है, ये आरएनए जेनेटिक मटीरियल है। ओके, तो अगर हमें इसका जेनोम सिक्वेंसिंग करनी होती है तो पहले आरएनए मटीरियल को डीएनए में चेंज करना पड़ता है और उसके बाद इसको ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर वर्क करती है। देख सकते हो ये लिखा हुआ यहाँ पर बेसिकली स्टडीज़, इन्होंने ये बताया, जब ये स्टडी की गई तो स्टडी में ये पाया गया कि सार्स कोविड 2 के जो स्पाइक्स हैं उसमें 2 पार्ट यहाँ पर होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है S1। S1 जो है वो सीकर होता है या रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे कौन सी सेल्स से यहाँ पर जुड़ना है। तो S1 पार्ट जो है वो आपका इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि मुझे कौन सी सेल्स से यहाँ पर जुड़ना है और उसके बाद आपका जो है वो एक्सपोज होता है S2 पार्ट। S2 प्रोटीन्स जो है वो आपकी शेप को उसी तरीके से चेंज कर लेती हैं जिस तरीके से आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, उनका डिज़ाइन यहाँ पर होता है। ओके, मान लो ये इस तरीके का है तो ये आपकी जो सेल्स हैं वो
कुछ इस तरीके की संरचना जो है वो यहाँ पर बना लेंगी ताकि ये इसके अंदर में जो है वो फिट हो सकें। ओके, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी कि H2 प्रोटीन्स अल्टर कर लेती है अपनी शेप को रैपिडली ताकि वो उससे अटैच हो सके, और अटैचमेंट की इस प्रोसेस को जो है वो फ्यूजन पेप्टाइड के जरिए यहाँ पर करा जाता है। ओके, तो एक तरीके का जो केमिकल बॉन्ड है वो यहाँ पर ये बन जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन पेप्टाइड। और यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल पेप्टाइड जो हैं वो इस बॉन्ड को बनने में रोकेंगे। ओके, तो ये फ्यूजन पेप्टाइड जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स की मदद से। हम इसके बीच में एक दरार जो है वो डाल देंगे ताकि अटैचमेंट जो है वो ना हो पाए। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ओके, तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स बनाए जा रहे हैं, जबकि फ्यूजन पेप्टाइड्स के जरिए जो है वो पहले से ही कोविड-19 जो है वो अटैच यहाँ पर हो सकता था। ओके, तो ये जो है वो इस तरीके से आपका ये चीज़ ये है ना, स्पाइक प्रोटीन्स जा करके आपकी सेल से, ये मान लो सेल है, ये अटैच हो गई। अटैच होने के बाद यहाँ से एक गेट ओपन हो जाएगा। गेट ओपन होने के बाद जो वायरस का आरएनए मटेरियल है वो इस गेट के जरिए आपकी बॉडी सेल्स में जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इस तरीके से गेटवे ओपन हो जाता है जिससे वायरस एंटर करता है और आपकी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। दिस इज़ द डिटेल्ड मैकेनिज्म जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। साइंटिस्ट को भी इतना ही पता है, थोड़ा बहुत और पता होगा, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे थे, बेसिकली आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे थे कि कितना अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर के अंदर सफिशिएंट है बैक्टीरिया वायरसेस को ख़त्म करने के लिए। तो आपको पता है कि आप अपने हाथ पर हैंड सैनिटाइजर लोगे और उसको रब करोगे तो आपके जो शरीर पर वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कितना अल्कोहल ज़रूरी है उस चीज़ की बात यहाँ पर हो रही थी। ओके, तो कितना इथेनॉल जो है वो आपकी बॉडी से टच किया जाए ताकि वो बेसिकली आपके जो शरीर पर वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो इसमें ये पता लगाने की कोशिश हुई कि इथेनॉल जो है वो कितना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से टच किया जाए। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब आपके शरीर की त्वचा हो सकती है या आपके सेल की स्किन हो सकती है। ओके, उस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे कितना टच किया जाए कि ये सब यहाँ पर हो जाए। अब ये डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर की गई, हमें इसमें जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। वाइड स्प्रेड यूज़ किया गया हैंड सैनिटाइजर का कोविड-19 के दौरान ताकि पैथोजेंस को मारा जा सके, और आपके जो शरीर की मेम्ब्रेन है उसकी स्पेशली आउटर लेयर है वहाँ से वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करने की बात हैंड सैनिटाइजर्स के द्वारा यहाँ पर की जा रही थी। अब रिसर्चर्स हैं आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने इथेनॉल कंसनट्रेशन कितना ज़रूरी है उसके ऊपर एक स्टडी की, और इन्होंने जो है वो कोर्स ग्रेन मॉडल का इस्तेमाल किया। जानने की ज़रूरत नहीं क्या है, ओके, हमारे काम का नहीं। और ये जानने की कोशिश की टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, कि इस एल्कोहल का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन मेम्ब्रेन्स, आपके शरीर की त्वचा पर, स्पेशली एनवेलपिंग द पैथोजेंस, और स्पेशली पैथोजेंस की जो सेल, देखो आप कोई भी पार्ट ले लो आपकी बॉडी का हो, किसी भी वायरस का हो, किसी भी बैक्टीरिया को हो, उसके ऊपर मेम्ब्रेन जरूर होगी जिसके द्वारा उसके जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या फिर उसके सारे पार्टिकल्स, मान लो हमारा ही जो है वो ह्यूमन बॉडी है तो उसकी अपनी आउटर लेयर होती है, ओके, स्किन होती है, तो ऐसे ही हर सेल की स्किन होगी, दिस कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, टेक्निकल भाषा में इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कह दिया है, आप जस्ट आउटर लेयर समझ सकते हो किसी भी चीज़ की। ओके, तो वो किस चीज़ से यहाँ पर मदद करेगी, उस पर क्या असर होगा हैंड सैनिटाइजर का, उसके ऊपर स्टडी यहाँ पर जो है वो बेसिकली हुई। तो हर एक जीव के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर आपका जो सेल मटेरियल होता है वो सब रखा हुआ होता है, स्पेशली साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं। ओके, तो वो यहाँ पर होता है जिससे कि सेल की संरचना जो है वो बनी हुई रहती है, उसकी स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर बनी रहती है, और सेल के अंदर से सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी इसी आउटर लेयर के कारण से संभव हो पाता है। ओके, तो इथेनॉल है या फिर अल्कोहल है, ये आपका एक फार्मास्यूटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसकी एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ख़त्म कर देता है। आपके वायरस हों, बैक्टीरिया हों, उन सभी के ऊपर इस तरीके की मेम्ब्रेन जो है वो चढ़ी हुई होगी, या मेम्ब्रेन की जगह लिपिड की बाई लेयर हो सकती है। ओके, लिपिड की परत हो सकती है। तो अल्कोहल है या आपका इथेनॉल है, सैनिटाइजर में जो इस्तेमाल होते हैं वो इस लिपिड की बाई लेयर जो परत यहाँ पर बनी हुई है, या अगर हम कहें जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है, उसकी स्टेबिलिटी को धीरे धीरे ख़त्म करता रहता है, जिससे कि वायरस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो लिपिड की जो बाइलेयर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जिससे कि वायरस जो है वो यहाँ पर मर जाता है, क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल या उसकी सेल के जो आप कह सकते हो कि
अंदर की चीज़ें हैं, ओके, लाइक मटेरियल है उसका, वो आपका एक्सपोज हो जाता है आउटर वातावरण से, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें निकल करके आ रही हैं। इथेनॉल को हैंड सैनिटाइजर में इस तरीके से जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो जस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखो कि कैसे सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, बाकी पूरा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इंडिया का एस्ट्रोसेट यहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसने अभी अभी एक लैंडमार्क स्टडी जो है वो यहाँ पर की है। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। इंडिया का जो स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है एस्ट्रोसेट, और इसने एक और नया महारत यहाँ पर हासिल कर ली है। इसने जो है वो देखो, फॉर द 500th टाइम इसने जो है वो ऐसे ब्लैक होल्स के बर्थ को विटनेस किया। मतलब इसने ऐसे ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया, उनके बर्थ को यहाँ पर ऑब्जर्व किया, जो कि बेसिकली 500 गुना तक जो है वो यहाँ पर हो सकते थे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई कि हेल्प्ड एस्ट्रोनॉमर विटनेस द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स फॉर द 500th टाइम, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसको और स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये एस्ट्रोसेट छोड़ा क्यों गया था और इसके लक्ष्य क्या थे। बाकी हाल ही की क्या स्टडी हुई उसको भी देखेंगे। ब्लैक होल्स आपको पता है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, और मोस्ट वायलेंट ऑब्जेक्ट होते हैं पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में। इनका अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, इवन इससे लाइट भी एस्केप यहाँ पर नहीं कर सकती, ओके। तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये जो है वो लगातार एक विषय रहा है कि इसके ऊपर लगातार स्टडीज़ जो है वो की जाएँ, स्पेशली इनके बर्थ के ऊपर में। बर्थ के ऊपर बात करें तो ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक जो मैसिव स्टार है वो अपनी लाइफ के एंड में होता है, यानी कि ख़त्म होने वाला होता है। तो जब स्टार ख़त्म होने वाला होता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी में सिकुड़ जाता है, और ग्रेविटी में सिकुड़ने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, जिसके कारण ह्यूज एक्सप्लोजन यहाँ पर होता है। और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि इसको हम मिनी बिग बैंग के रूप में जान सकते हैं। इंटेंस जेट ऑफ लाइट, हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ से पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने गामा रेज और एक्स रेज इन दोनों का अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ से ये दोनों के दोनों निकलेंगे, ठीक है। अब हाई रेडिएशन निकल रहा है तो गामा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन दोनों ही यहाँ पर निकल रहे हैं, और इन दोनों की मदद से ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस, कैसे उनका बर्थ होता है, उस सबको जानने की कोशिश साइंटिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। एस्ट्रोसेट एक स्पेस टेलीस्कोप के रूप में यहाँ पर छोड़ा गया था, और इसके अंदर बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं कौन से इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूनिवर्स के अंदर अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और एक्स रे रेडिएशन में वर्क करेंगे। मतलब किसी भी सोलार सिस्टम से एक्स रेज जनरेट हो रही होंगी, अल्ट्रावायलेट रिलीज हो रही होंगी, या ऑप्टिकल रेज जो हैं वो जनरेट हो रही होंगी, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, ओके। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोसेट के अंदर एक और उपकरण रखा गया है, दैट इज कॉल्ड कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर। ये भी जो है वो आपका गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट कर लेता है, उनको ट्रैक कर लेता है, ओके। तो इन सब की मदद से जो है वो आपका स्टडी की गई, और ये स्टडी जो है वो सब आपकी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर में सब प्रकाशित यहाँ पर हुई, और इसकी मदद से काम यहाँ पर हुआ। और इस समय जो है वो आप देखोगे कि दिस विटनेसिंग ऑफ द बर्थ ऑफ अ ब्लैक होल फॉर द 500th टाइम इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट। तो इस बार जो है वो आपकी 500 मिनट तक, ठीक है, 500 टाइम तक जो है वो ये चीज़ निकल करके आई। ब्लैक होल की स्टडी, उसका फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पर देख पाएगी, कैसे जो है वो बर्थ यहाँ पर होता है। लगभग 500वें टाइम ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। ये एक स्पेशल अचीवमेंट जो है वो निकल करके आ रही है। तो एस्ट्रोसेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ज़रूर याद रखना कि कौन कौन सी वेवलेंथ में जो है वो स्पेशली ये वर्क करता है। अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और एक्स रेज के अंदर में वर्क करेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर डॉक्टर पॉलीमर ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ओके। और बेसिकली ये जो है उनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन शिवाराम, ओके। तो डॉक्टर स्वामीनाथन शिवाराम जो हैं इनको डॉक्टर पॉलीमर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और बेसिकली इनको यहाँ पर सम्मान दिया गया। 2 दिन की फेस्ट गिफ्ट नेशनल सिनोप्शियम जो है वो ऑब्जर्व की जा रही थी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। 75वां बर्थ डेट जो है वो इनका यहाँ पर था। तो ये कोई यूपीएससी के लिए पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं निकलता, इसलिए मैंने जस्ट एक स्लाइड ही यहाँ पर ली है।
तो इसमें जो है डॉक्टर स्वामीनाथन शिवराम जो है इन्होंने बेसिकली पॉलीमर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम जो है वो यहाँ पर किया है। काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जो पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके इस्तेमाल यूज़ किए जाते हैं, बाकी पॉलीमर्स हेल्थ सेक्टर में भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो उन सब का यूज़ जो है वो कैसे किया जाए उसके बारे में इन्होंने डिटेल्ड स्टडी की, इसीलिए इनको डॉक्टर पॉलीमर ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाल ही में इनको जो है वो सम्मानित भी किया गया। तो जस्ट इनका नाम याद रखिएगा, इनको क्यों कहा जाता है ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी सी याद रखो, बाकी इग्नोर कर सकते हो। मेन आर्टिकल पढ़ा आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया, और टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंदर रोल ऑफ आईआईटीज़ के बारे में बताया गया है। हम इतना ज़्यादा नहीं जान सकते यूपीएससी पर्पस से कि आखिर आईआईटीज़ कैसे उभरे या क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, और उसी सिलसिले में 2-4 स्लाइड्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो पेजेस काफ़ी सारे दिए गए थे लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया है। ओके, तो इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन की अपनी हिस्ट्री यहाँ पर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कॉमनली जिनको आईआईटीज़ कहते हैं, उनकी अपनी रेपुटेशन यहाँ पर है और एकेडमिक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करते हैं। तो देखते हैं कि आईआईटीज़ जो है उनकी हिस्ट्री, उनका ओरिजिन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हुआ। ओके, मैं फिर से बता दूं, ज़्यादा पॉइंट्स हमें नहीं पढ़ने हैं, जितना आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया जा रहा है जितना सफिशिएंट है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, बट कोई बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा निकलेगा नहीं। ओके, तो देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। जनरली जब आईआईटीज़ की बात करते हैं तो ऐसा लगता होगा कि आईआईटीज़ जो हैं वो स्वतंत्रता के बाद बनाए गए होंगे, लेकिन ये बात गलत है। हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द 1940s में ही इनका जो है वो उद्घाटन होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोपियन इंजीनियर्स थे वो इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपना जो यूरोप तबाह हुआ था, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसको ठीक करने में लगे हुए थे। इंडिया में वो नहीं आ पा रहे थे। ओके, तो इंडिया में जो हमें इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स यहाँ पर बढ़ा रहे थे, उस सब के लिए इन्हें यूरोपियन इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती। अब वो जो है वो आ नहीं पा रहे थे, तो उनको जो है वो इंडिया के अंदर ही कुछ परमानेंट ऐसा सेटअप यहाँ पर करना पड़ा जिससे हमें इंजीनियर्स की उपलब्धता इंडिया के अंदर ही यहाँ पर हो जाए। ओके, तो ये जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा कि आइडिया जो है वो यहाँ से निकल करके आया। वरना अगर वर्ल्ड वॉर ना होता तो आपको पता है कि यूरोपियन इंजीनियर्स कंटिन्यू रहते और ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से आईआईटीज़ के फॉर्मेशन के लिए राजी नहीं होते। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस समय ब्रिटिश इंडिया का राज था, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया सभी डिपार्टमेंट्स को कि भाई कुछ प्लान वगैरह लेकर के आओ, पोस्ट वार डेवलपमेंट करना है ब्रिटिश एम्पायर का मोस्ट वैल्यूएबल कॉलोनी जो कि इंडिया यहाँ पर थी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसने एक सिमिलर डायरेक्टिव यहाँ पर इशू किया। उस समय हमारे एजुकेशन एडवाइज़र थे सर जॉन सार्जेंट, इन्होंने सार्जेंट प्लान यहाँ पर रिलीज़ किया, और इस सार्जेंट प्लान के अंदर में इन्होंने लिखा कि कैसे हम जो है वो एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स को इंडिया के अंदर में चेंज करेंगे। ये प्लान के बारे में यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा 1943 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो इन्होंने यहाँ पर बनाई, जिसके चेयरमैन आपके सर जॉन सार्जेंट, इनको ही यहाँ पर बनाया गया, और इनको प्रिपेयर करना था कि टेक्निकल एजुकेशन किस तरीके से इंडिया के अंदर इम्पार्ट की जानी चाहिए, कैसे एक सुटेबल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर बात जो है वो करने की बात की गई। ओके, CABE ने सर सार्जेंट ने जो यहाँ पर प्लान दिया, रिकमेंडेशंस दी इस कमेटी को बनाने के बाद, क्योंकि ये चेयरमैन थे। ओके, तो इनकी रिकमेंडेशंस जो है वो 1944 में इनको सबमिट किया गया, और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह के अंदर इस चीज़ को लागू यहाँ पर कर दिया गया। सार्जेंट प्लान की रिकमेंडेशंस जो हैं उनको अप्रूवल जो है वो यहाँ पर मिल गया, और फिर आपका बना AICTE, दैट इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल, उसका गठन यहाँ पर किया गया 30 नवंबर 1945 को। और उस टाइम अगर हम देखें, इंडिया के पास सिर्फ 46 डिग्री ग्रांटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज थे, यानी कि 46 ही ऐसे कॉलेज थे जो कि इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर उभार करके देते थे, और उनमें कैपेसिटी थी 2500 स्टूडेंट्स की। ओके, तब यहाँ पर आपका जो है वो IITs जो है वो उभर करके आनी शुरू हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस कि भाई बहुत सारे प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट इंडिया के अंदर थे, उनको पता था कि हाई क्वालिटी टेक्निकल मैन पावर होना कितना ज़रूरी है, तो उसी चीज़ से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको एडवांसमेंट की जा सकती है। इनमें से एक जो ऐसे विजनरी थे उनका नाम था सर आर्देशिर दलाल, और इन्होंने जो है वो MIT को विजिट किया 1944 में, और
गवर्नमेंट से इस बात की विनती भी की कि इस डायरेक्शन में वर्क किया जाए, मतलब टेक्निकल मैन पावर और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में। 1945 में गवर्नमेंट ने एक 23 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अंडर द नलिनी रंजन सरकार, इनके अंडर में ये कमेटी जो है वो गठित करी कि किस तरीके से इसके अंदर ये जो थे बेसिकली नलिनी रंजन सरकार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो ये सब जो है वो इनके अंडर में हुआ कि कैसे जो है वो हम टेक्निकल मैन पावर और टेक्निकल एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जो है वो आपकी चलती रही। और दिस कमेटी जब गठित हुई तो उसको नोन किया गया बाई सरकार कमेटी, क्योंकि इसके हेड जो हैं वो सरकार थे। ओके, आप देख सकते हो नलिनी रंजन सरकार, तो सरकार कमेटी इसको यहाँ पर कहा गया। और इस कमेटी ने जो है वो 1946 में अपनी इंटरिम रिपोर्ट वो सबमिट यहाँ पर की। ओके, तो ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो चली। और हेयर इज़ द प्लेस ऑफ दैट, एक मिनट, हीजली, ओके, हीजली डिटेक्शन कैंप स्टैंड द फाइन मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग इंडियाज अर्जेस इंडियाज फ्यूचर इन मेकिंग जवाहरलाल नेहरू इन आईआईटी खड़गपुर कन्वोकेशन। तो आईआईटी खड़गपुर के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू जी 1956 में अपना जो भाषण बेसिकली दे रहे थे, तब उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा था। आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बेसिकली जो सरकार कमेटी यहाँ पर बनी, क्योंकि हम लिमिटेड चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ओके, तो इन्होंने जो है वो अपनी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी। आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि एक सरकार कमेटी भी यहाँ पर बनी थी जो कि बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर थी। तो सरकार कमेटी ने, मैंने बताया कि 1946 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर दी। और इनकी प्राइमरी रिकमेंडेशन में ये था कि इंडिया के अंदर 4 हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। ओके, इन 4 रीजन्स ऑफ इंडिया, 4 रीजन्स में। और ईस्टर्न में कैलकाटा में, नॉर्दर्न में कानपुर में, वेस्टर्न में बॉम्बे में, और समवेयर साउथ में भी एक यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने 4 हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की बात यहाँ पर की। और धीरे धीरे जो है खड़गपुर का पहला जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर आया। HIT इसको यहाँ पर कहा जाने लगा, ईस्टर्न HIT। ओके, और HIT, जब तक IITs जो है वो इसका नाम नहीं था, इसको HITs कहा जाता था, दैट इज़ हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका ईस्टर्न साइड में पहला जो है वो खड़गपुर में बना। सर JC घोष, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, उनको इस इंस्टीट्यूट का पहला डायरेक्टर यहाँ पर बनाया गया। तो इस तरीके से आपका जो HIT खड़गपुर के रूप में यहाँ पर उभर करके आया। ओके, और बाद में इसका नाम IIT खड़गपुर यहाँ पर कर दिया गया। उसके अलावा गवर्निंग बॉडी भी बनी अलग, जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये बना ना ईस्टर्न साइड का, ईस्टर्न हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको कहेंगे। ओके, और खड़गपुर में बना तो इसको खड़गपुर भी यहाँ पर कहा जाता है। ओके, और इसकी पहली मीटिंग जो है वो 1950 में हुई। फिर इसका नाम चेंज करके IIT कर दिया गया। आप देख सकते हो HIT से इसका नाम IIT कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे सब चीज़ें यहाँ पर चली। कुल मिला के इसका जो नाम है एट द लास्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के नाम से यहाँ पर कर दिया गया। और नोटिफिकेशन 1950 की थी, जिसकी वजह से IIT सिस्टम जो है उसका उद्भव यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से 1950 तक हमारे पास ये इंस्टीट्यूट जो है वो निकल करके आया। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है वो यहाँ पर बन करके तैयार हो गया था। और ये जो है वो फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया 18 अगस्त 1951 को। उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जो है वो इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो डेट थोड़ी सी याद रखना कि पहला IIT कौन सा था, तो IIT खड़गपुर यहाँ पर था। ओके, और इसके बाद हमारी जो इंस्टीट्यूट्स की जर्नी है वो स्टार्ट यहाँ पर हो गई। एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद 224 स्टूडेंट एंड 42 टीचर्स के साथ हमने इस काम को यहाँ पर शुरू किया। और इससे IIT सिस्टम जो है वो उसका बर्थ यहाँ पर हुआ, और पूरी दुनिया में इसको इसी नाम से आजकल जाना जाता है। ओके, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी और पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। इससे पहले सिर्फ IIT खड़गपुर एक्ट जो है वो यहाँ पर चलता था, लेकिन उसको यहाँ पर रिपील कर दिया गया। और रिपील करने के बाद इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 जो है उसको यहाँ पर पास किया गया। इसमें जो है वो हमने 4 IITs जो रिकमेंड किए गए थे सरकार कमेटीज़ के द्वारा, उनको बना चुके थे। और उनको बनाने के बाद इनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा हमने यहाँ पर दिया। 4 इंस्टीट्यूट्स कौन से बने? एक था आपका IIT बॉम्बे,
एक था आपका आईआईटी मद्रास, एक था आईआईटी कानपुर और एक था आपका जो है आईआईटी खड़गपुर पहले से ही। ओके, तो ये 4 इंस्टीट्यूट जो हैं वो यहाँ पर बन करके आ चुके थे। तो ये एक्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ और इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बननी शुरू हुई। अब ये जो आईआईटी बॉम्बे था, इसको बनाने में जो सहायता दी गई वो सोवियत यूनियन के द्वारा दी गई। आईआईटी मद्रास और कानपुर को जो सहायता दी गई वो जर्मनी और यूएसए के द्वारा यहाँ पर दी गई। ओके, तो याद रखना कि जो आईआईटी बॉम्बे बना था वो सोवियत यूनियन की मदद से बना था, आईआईटी मद्रास जो है वो जर्मनी की मदद से बना और आईआईटी कानपुर जो है वो अमेरिका की मदद से यहाँ पर बना। इन 3 पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हर एक के अंदर एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर हुई, मिनिस्टर इंचार्ज और ये सब इनकी पूरी तरीके से सेटअप यहाँ पर हुआ डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, और उसके बाद जो है वो आपका दिल्ली के अंदर आईआईटी दिल्ली 1963 में जो है वो यहाँ पर उभर करके आया बाई एन अमेंडमेंट बाय इन द पार्लियामेंट एक्ट। ओके, और यूके के कोलैबोरेशन से जो है वो आईआईटी दिल्ली यहाँ पर उभर करके आया। तो अब तक जो है वो 5 आईआईटीज़ यहाँ पर बन चुके थे और दीज 5 आईआईटीज़ कंबाइंडली इज कॉल्ड द इनिशियल बिग 5। ओके, तो ऐसे कुछ टर्म आप यहाँ पर ले सकते हो कि शुरू में जो पहले 5 यहाँ पर बने, ओके, वो थे आपके ये पांचों। ओके, पांचों का नाम आप यहाँ पर याद रखोगे और इनको जो है वो बेसिकली 5 फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज़ जो है वो कहा जाता है। ओके, तो 5 फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज़ कहा जाता है। इसके बाद आईआईटीज़ जो हैं वो थोड़े से बनने शुरू होंगे, लेकिन गैप जो है वो टाइम का यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आगे यहाँ पर आपकी चलेंगी। तो इतना बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़ना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। इतना सफिशिएंट था, जैसे पीछे पीछे पढ़ा दिया, 10-15 मिनट हो गए पढ़ते हुए कि आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। और इंटीग्रिटी की बात करें तो आईआईटी सिस्टम के कई सारे फीचर यहाँ पर होते हैं, लेकिन वाइटल फीचर्स के अंदर अगर हम देखें तो करप्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर में नहीं होती। आईआईटी में एडमिशन लेना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको जेई एडवांस और मेंस जो है वो यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है। ओके, तो ये सब इस तरीके से होता है और एक पर्टिकुलर मैनर होता है, एक एग्जामिनेशन होता है जिसको आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी योग्यता जो है वो सिद्ध होती है। तो इससे जो है वो सिस्टम की इंटीग्रिटी बनी हुई रहती है कि हाँ, आईआईटीज़ में एडमिशन लिया है तो एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर और स्टूडेंट ही वहाँ पर पहुँचेगा। इसके अलावा हमने आईआईटीज़ के अलावा एनआईटीज़ और आईआईईएसटीज़ जो है वो भी यहाँ पर बनाए। ओके, तो इसमें टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका एक्सपेंशन हुआ 1950 से और चीज़ें यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। और चूंकि हमें इंडिया की टेक्निकल मैन पावर का साइज़ उसको इंक्रीज़ यहाँ पर करना था, तो उसके लिए हमने जो है वो सेकंड लेवल और डेडिकेटेड डिफरेंट रीजन्स कंट्रीज़ के, मतलब कंट्री के डिफरेंट रीजन्स के अंदर में सेकंड लेवल इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पर तैयार किए। दीज इंस्टीट्यूशंस, इनको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाने लगा। आईआईटीज़ तो पूरे नेशनल लेवल पर वर्क कर रहे थे, लेकिन हमने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी यहाँ पर बनाने जो है वो शुरू कर दिए। इसके अलावा रीजनल लेवल पर है तो रीजनल टाइप के, मतलब जो लोकल लोग हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए, और इसीलिए इनकी 50% सीट्स को रेस्पेक्टिव स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व भी यहाँ पर किया गया, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो 50% बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा यहाँ पर मिले। तो फर्स्ट 5 जनरेशन जो आईआईटीज़ थे, उसके अलावा हमारे पास ये भी सेकंड लेवल के इंस्टीट्यूशंस के रूप में उभर करके आए। दिस इज कॉल्ड एनआईटीज़ सिस्टम। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आई। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के बेस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट ने और भी एक्ट यहाँ पर पास किए। 2006 में आप देख सकते हो कि एक 3 मेंबर की कमेटी जो है वो यहाँ पर और बनाई गई, जिसने सजेस्ट किया कि हमें जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि हम हायर लर्निंग के लिए अलग से काम यहाँ पर कर सकें। और एक नई चैन बनाने की बात भी इन्होंने कही कि एक नए तरीके के इंस्टीट्यूट, डेट इज़ कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी गठित किए जाने चाहिए। इनके रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया 2014 में। जो पहले बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर में था, उसको यहाँ पर आपका पहला आईआईईएसटी के रूप में गठित यहाँ पर किया गया। तो इससे जो है वो आईआईईएसटी जो है वो बनने यहाँ पर शुरू हुए। आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है इग्नोर कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद आईआईटी सिस्टम का एक्सपेंशन जो है वो शुरू हुआ। अभी तक जो है वो मैंने आपको 5 आईआईटीज़ बताए जो कि यहाँ पर बन करके उभर करके सामने आए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईआईटी गुवाहाटी जो है वो यहाँ पर बन करके आया 1995 में। ओके, तो आप देखो कितने समय के बाद जो है वो आपके आईआईटी सिस्टम दोबारा से रिवाइव हुआ, यानी कि एक्सपेंड होना यहाँ पर शुरू हुआ। 1995 में ये जो आपका आईआईटी गुवाहाटी एस्टेब्लिश किया गया, इसको हम सेकेंड जनरेशन का आईआईटी सिस्टम कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आई। उसके बाद आईआईटी रुड़की जो है वो यहाँ पर सेटअप होना शुरू हुआ सितंबर 2021 में,
और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 नए आईआईटीज़ की मंजूरी यहाँ पर दी, जो कि होंगे पटना में, रोपड़ में, मंडी में, जोधपुर में, गांधीनगर, इंदौर, हैदराबाद एंड भुवनेश्वर। ये 8 आईआईटीज़ और बनाए और आईआईटीज़ की संख्या जो है वो 15 पहुँच गई। ओके, तो लगभग 6 डिकेड में हमने आईआईटीज़ की संख्या को 15 यहाँ पर पहुँचा दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इन दोनों को आईआईटीज़ में कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया गया। और जब आईआईटीज़ में कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया गया तो टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज़ जो है एट प्रेजेंट 23 के करीब यहाँ पर बैठते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने 5 फोल्ड इंक्रीज़ किया। पहले 5 थे, फिर हमने इसमें 5 गुना बढ़ोतरी यहाँ पर की और इंस्टीट्यूट्स की संख्या लगभग जो है वो 23 यहाँ पर पहुँच गई। ओके, तो लगभग 5 फोल्ड इंक्रीज़ यहाँ पर इन द ओनली 10 ईयर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है कि एट प्रेजेंट तक हम यहाँ पर आ गए और किस तरीके से वर्क हुआ। अगर बहुत मारपीट के ऐसे आ भी गया लिखने के लिए, लेट से 250 वर्ड में भी आ गया, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर नाउ कि आप लिख पाओगे कि कैसे आईआईटीज़ या टेक्निकल एजुकेशन उभर करके आई। ओके, इसके अलावा अगर हमें एकेडमिक डिक्लाइन को रोकना है तो उसके लिए भी हमें थोड़े से कदम उठाने पड़ेंगे। एकेडमिक डिक्लाइन का मतलब है आईआईटीज़ की क्वालिटी, उसको मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ही आपका जो है वो कई सारे सुझाव जो हैं वो यहाँ पर दिए गए थे। जैसे आईआईटीज़ हैं और एनआईटीज़ हैं, उनको ट्रूली ऑटोनोमस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, जैसा कि 5 आईआईटीज़ अर्लियर यहाँ पर थे। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो इंस्टीट्यूट्स को दर्जा दिया जाता है इस तरीके का। ओके, जिससे कि वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जो है वो बन जाते हैं और उसमें हम बेसिकली ग्रांट जो है वो ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। कोशिश करते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ पर पढ़ें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो बन जाते हैं उनको इंटरनेशनल कैरेक्टर का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टीज़ को उसके अंदर में मजबूत रखा जाता है। ओके, तो ये सिस्टम इस तरीके से मजबूत करने की बात की गई कि कैसे जो है वो हम एकेडमिक डिक्लाइन को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपना जो फंड है वो भी एक यहाँ पर बनाए, जिससे कि उनके अंदर में जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जा सके। और साथ ही साथ जो है वो एक कॉर्पस फंड यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि आपकी इस तरीके से मदद करेगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, 2 स्टेज का जेई होता है यहाँ पर, एक प्री होता है और एक फाइनल एग्ज़ाम शायद यहाँ पर होता है जिसको मेन एग्ज़ाम। ओके, और इस तरीके का सिस्टम जो है वो पहले से ही चल रहा है। तो एमसीक्यू बेस्ड जो सिस्टम है उसको धीरे धीरे अवॉइड करके आपको एडवांस सेक्शन के अंदर, ठीक है, प्री तो ठीक है इस तरीके से, और मेंस के अंदर में भी आपका जो है ये ऑप्शनल ही होता है। ओके, तो इसको ख़त्म करके जो है वो आप धीरे धीरे जैसे लाइक यूपीएससी के अंदर मेंस है उस टाइप का लेकर के आया जाना चाहिए। तो थोड़े बहुत सुधार की बात हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं और लिखा हुआ है रीडिज़ाइनिंग साइंस एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर साइंस एजुकेशन को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है? तो रीडिज़ाइन करने की तो ज़रूरत है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है स्पेशली साइंस के अंदर में वो काफ़ी पुराना चल रहा है। लगभग 19th सेंचुरी की चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नीड क्या है 21st सेंचुरी। ओके, तो उस हिसाब से इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहो, ये भी लागू हो चुकी है। तो कुछ भी करके जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक अप्रोच है, लर्नर सेंटरिंग अप्रोच है, पेडागोजी है आपकी, इन सब चीज़ों को उभार करके लाने की ज़रूरत यहाँ पर है। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं और किन चीज़ों की बात की गई है। साइंस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि टीचिंग लर्निंग में जो मतलब साइंस के क्षेत्र में प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की, उसको किस तरीके से इम्प्लाई करना है उसको कहते हैं साइंस एजुकेशन। ओके, इससे साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ावा मिलता है, फाउंडेशन है। और लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में साइंस एजुकेशन की, वो बहुत समय से चेंज ही यहाँ पर नहीं हुई है। ओके, और ये जो है अभी हम बात करते हैं साइंस एजुकेशन की, तो इंजीनियरिंग में करियर बनाने की, मेडिसिन के क्षेत्र में हमारा फोकस होता है एग्जामिनेशन की तरफ, रोट लर्निंग की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की तरफ, जो कि एक अगेंस्ट है बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी। और इससे बच्चे का दिमाग जो है वो भी उसकी रियल एबिलिटी, अचीवमेंट और पोटेंशियल सामने नहीं आते हैं। ओके, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हैवी और आउटडेटेड यहाँ पर हो चुका है। स्पेशली ट्रेडिशनल टीचर सेंट्रिक टॉक एंड चॉक मेथड इस समय इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था। ओके, ये मेथड जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। इस सिस्टम के अंदर, इस मेथड के अंदर बेसिकली टीचर जो है बस बोलते रहते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो पैसिवली बस सुनते रहते हैं। ओके, उनका एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता और इससे जो है वो थिंकिंग भी उनकी नहीं बढ़ती।
ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनोवेटिव एबिलिटी और क्रिएटिविटी दबी रह जाती है। ओके, तो ये मेथड जो है वो फिलहाल में चल रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दिस इज लेक्चर मेथड, इसमें बच्चे बिल्कुल एंगेज नहीं रहते। ओके, तो ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा इन्होंने पूरी दुनिया से तुलना की कि हम आखिर साइंस एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं, तो पता चला कि अगर देखो तो जीडीपी का सिर्फ 0.65% इंडिया जो है वो खर्च करता है साइंस एजुकेशन के ऊपर, जबकि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेशली पूरी दुनिया से तुलना करें तो यूएस आपकी जीडीपी का 2.8% खर्च कर दे रहा है। तो इस तरीके से बाकी की कंट्रीज़ हमसे ऊपर अच्छा खर्च कर रही हैं, जबकि इंडिया सिर्फ 0.65% ही कर रहा है। ओके, तो लो रिसर्च बजट जो है वो इंडिया के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कही कि इंडिया काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, लेकिन 1930 में हमें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स सीवी रमन जी लेकर के आए थे। उसके बाद 90 साल हो गए हैं और अभी तक कोई और दूसरा इंडियन साइंटिस्ट ऐसा नहीं हुआ जिसको नोबेल प्राइज़ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर मिला हो, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, तो ये जो है वो इशू निकल करके आया कि आखिर साइंस की एजुकेशन में जो गैप्स हैं वो इतने गंभीर क्यों नज़र आ रहे हैं। ओके, सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडिया कोई खास मैजिक दिखा नहीं पाया है पूरी दुनिया में साइंस एजुकेशन के क्षेत्र में। बस हमारे पास जो एमिनेंट साइंटिस्ट पहले रह गए हैं, लाइक रामानुजन शाह हैं, ओके, रमन है, ओके, लाइक बोस हैं, रामचंद्रन है, ओके, इन लोगों ने जो किया वो कर लिया। लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर के साथ इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। उसके बावजूद जो है वो हम इंटरनेशनल मंच पर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चुनौतियां हैं, लाइक टेक्निकल मैन पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके अलावा रिसर्च बजट भी बहुत ज़्यादा कम है। भाई बजट नहीं होगा तो रिसर्च आगे नहीं बढ़ेगी। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया रैंक करता है तीसरे नंबर पर चाइना और यूएस के बाद में साइंटिफिक पब्लिकेशन के मैटर में भी। ओके, हम टेक्निकल मैन पावर के अंदर में भी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और पब्लिकेशन के अंदर में भी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। हाउवर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दुनिया की अगर हम 400 मोस्ट साइटेड रिसर्चर्स को देखें साइंस के क्षेत्र में, तो सिर्फ 10 ही ऐसे निकलेंगे जो कि इंडिया से यहाँ पर आते हैं। तो 4000 में 10 का मतलब ये है कि हम सिर्फ ग्लोबल टेक्निकल मैन पावर के अंदर 0.25% तक कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 की, उसमें हमारी रैंक 72 है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी रैंक यहाँ पर नहीं है। ये दिखाती है कि हम जो है वो अट्रैक्ट या टैलेंट करने में थोड़ा सा पीछे यहाँ पर रह रहे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ आवर रिसर्च प्रोग्राम्स नज़र आ रही है, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हाई क्वालिटी साइंस रिसर्च, इस सबको बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि 72 रैंक है हमारी और इतनी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। इसके अलावा एक इशू और भी यहाँ पर निकल के आता है कि क्यों हमारी रैंक इतनी पीछे है। इवन मैन पावर और सब इतना आगे होने के बावजूद भी चाइना और यूएस के जस्ट तीसरे नंबर पर हम हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो उसके पीछे का एक कारण जो है वो ये भी बताया गया कि 21st सेंचुरी चल रही है और 21st सेंचुरी में जो टेक्निकल नीड है वो चेंज हुई है। अब नीड चेंज हुई है तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन भी उसी तरीके की होनी चाहिए। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल हर तरीके के चेंज हो रहे हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, एवर इंक्रीजिंग पेस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, नई कैपेबिलिटीज़ उभर करके आ रही हैं, नए अवसर जो हैं वो उभर करके आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। नई डिसरप्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सब जो है वो उभर करके आ रहे हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी, इसमें ज़रूरत है हमें क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, जिसके ऊपर एनईपी बात करता है। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है साइंस के क्षेत्र में, वो इन चीज़ों को टारगेट नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी आउटडेटेड है। वो 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी की बातें करता है, जो कि हमारे हिसाब से चेंज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एट प्रेजेंट 21वीं सेंचुरी और नई टेक्नोलॉजीज़ का युग यहाँ पर चल रहा है। स्टूडेंट्स को अब जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और साथ में साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ रोट लर्निंग पर वर्क हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हमें अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली हाफ ऑफ द जॉब्स जो बेसिकली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो चलेंगी भविष्य में, उसमें हमें अपने जो स्किल है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से देखें तो लगभग 85 मिलियन जॉब्स जो हैं 2025 तक आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन के द्वारा रिप्लेस कर ली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमें अब अपनी जो स्किल्स हैं वो मशीनों के जैसी करनी पड़ेगी, हमें अपना स्किल अपग्रेडेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमारी फ्यूचर जो है वो इसको कंज्यूम कर लेंगी और वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो हमें न्यू स्किल सेट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, री स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अप स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम एग्जिस्टिंग साइंटिफिक वर्कफोर्स को बचा सकें। आप देख सकते हो कि देर इज टू टाइप ऑफ मेथड, वन इज कॉल्ड द फ्लिप क्लासरूम मेथड, जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसमें लेक्चर देते रहते हैं और टीचर बोलता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, घर जाके बच्चा जो है वो होमवर्क एक्टिविटीज़ करता है। इस तरीके से वर्क चलता है। दिस इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लास रूम मैथ, सॉरी बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड जिसको कहते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करता है। तो हमें इस मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है और नया मेथड जो है उसको कहेंगे फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। इसमें जो है वो बच्चा लेक्चर लेगा और क्लासरूम एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर होंगी। तो इन क्लास इंटरेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये देखो, आप इधर लिखा हुआ है सब। ओके, लाइक ये देखो, ठीक है, यहाँ पर 21वीं सेंचुरी की स्किल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। 21वीं सेंचुरी में हमें किन स्किल्स की ज़रूरत है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको क्लियर भी किया कि नई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक लर्निंग स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स हैं और लाइफ स्किल्स हैं, वो भर करके आ रही हैं, जिसमें हमें नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी, कोलेबोरेशन, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। उसके अलावा मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ भी यहाँ पर बढ़ रहा है। इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम साइंस का स्पेशली इस तरीके से वर्क करता है, जैसा कि इमेज को ऊपर दिखाया गया है। हम जो हैं वो स्टूडेंट तो 21वीं सेंचुरी के हैं, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो 19वीं सेंचुरी का है। हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो भी 19वीं सेंचुरी का है और हमारी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो 20th सेंचुरी की हैं, जबकि डिमांड जो है वो 21वीं सेंचुरी की है। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से वर्क नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो 21st सेंचुरी के जो टीचर्स हैं उनको भी नए लर्नर सेंट्रिक वेज जो हैं वो सीखने पड़ेंगे कि आखिर जो 21वीं सेंचुरी है उसके हिसाब से कैसे जो है वो पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द लर्नर। टीचर्स के साथ में स्टूडेंट्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है लाइक पैसिव मेथड, वो आपको इग्नोर यहाँ पर करना पड़ेगा। हम जो है वो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ क्लासरूम है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और इस सबको हम कर सकते हैं जब हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आने में। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बेसिकली इस तरीके से बताती है कि आप किन मेथड्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली कोग्निटिव लर्निंग वगैरह को बढ़ाने में। तो इन्होंने 6 लेवल ऑफ कोग्निटिव लर्निंग बताए हैं, आप देख सकते हो ये सब हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है, दिया है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कैसे किया जाए उसके ऊपर में अलग अलग तरीके के सिद्धांत प्रस्तुत करती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम के मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं रिमेंबरिंग करने पर, चीज़ों को रिमेंबर करने पर। ओके, तो उसमें जो है वो हमें चीज़ों को चेंज करना है। और स्पेशली जो 2 मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताया, वन इज़ कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड और सेकंड वन इज़ द ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन दोनों का इस्तेमाल करके हायर ऑर्डर की लर्निंग के अंदर चीज़ों को अप्लाई करना सीखना है, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, क्रिएट करना। ये सब जो मेथड्स हैं वो आउटसाइड द क्लासरूम, इन द क्लासरूम आप करा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। हाउएवर इन द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल लर्निंग इज फ्लिप्ड, हेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ लर्निंग करते हैं एट होम पर और फिर स्कूल में आकर के या फिर एक साथ में मिलकर के कह सकते हैं कि जो आपका इंटरेक्शन उनके बीच में कराया जाता है। ओके, तो वो खुद से यहाँ पर थोड़ा सा सीखते हैं, उसमें टीचर जो है उसका योगदान कम हो जाता है। फ्लिप्ड है ना क्लासरूम, तो जैसा मेथड पहले इस्तेमाल होता था, टीचर ज़्यादा बोलता था, अब जो है वो यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। टीचर यहाँ पर जो है वो कम बोलेगा, आपका जो स्टूडेंट है वो खुद से ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। हाइयर कोग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर नज़र आएंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी नज़र आएंगी। इन दिस मॉडल ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू गाइड द स्टूडेंट टू थिंक। स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है, उनको रटवाना इनका काम नहीं है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे खुद से उसका आंसर जो है वो देंगे, बच्चे खुद से प्रॉब्लम सोल्व यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके की एजुकेशन की बात हम यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं ताकि बच्चे एक्टिव लर्नर यहाँ पर बने, ना कि पैसिव लर्नर। पैसिव लर्नर मतलब टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, बैठ करके घंटी बजी और उठ करके चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको एक्टिव लर्नर का मेथड लेकर के आना पड़ेगा। दिस मॉडल देयरफॉर अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड, ये फोकस करता है ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग को बढ़ाएगा, क्यूरोसिटी को बढ़ाएगा, इंक्विजिटिवनेस है,
इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, रोट लर्निंग को बिल्कुल मना किया गया है, एंड नॉट द रोट लर्निंग। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो टीचर यहाँ पर पूछेगा ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर बने। ओके, और रोट लर्निंग को डिस्करेज यहाँ पर देखने के लिए मिले, रोट लर्निंग हो ही ना। अवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर रोट बेस्ड सिस्टम चलता है, मेनली हम टेक्स्ट बुक पर फोकस करते हैं, और जो है वो पैसिव लर्निंग यहाँ पर होती है। इस चीज़ को ख़त्म कर करके हमें जो है वो क्वालिटी साइंस एजुकेशन 21वीं सेंचुरी की लेकर के आनी है, जिसमें हम सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ 21वीं सेंचुरी की स्किल्स जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह का इशू भी इसके अंदर लेकर के आते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आएंगी। टीचर्स को जो है वो आईसीटी स्किल्स आनी चाहिए, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, वीडियो कैप्चर, ओके, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसको आना चाहिए यूज़ करना, ताकि वो बच्चों को आगे सिखा सके 24/7 मोड के अंदर में भी। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग है या 3D विजुअलाइजेशन है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, इन सब के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। उनको सेल्फ लर्निंग के ज़रिए या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए सिखाया जाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा यही सब काम करने के लिए अर्पित नाम का एक प्रोग्राम भी चलाया गया, अर्पित यानी कि एनुअल रेफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, और ये जो है वो इन डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स डेवलप्ड बाय द रेस्पेक्टिव नेशनल रिसोर्स सेंटर इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में रह करके। और साथ ही साथ एक स्वयं पोर्टल भी यहाँ पर डेवलप किया गया है जो कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर वर्क करेगा। जो साइंस के टीचर्स हैं स्पेशली उनकी क्षमता को उभार करके लाने के लिए, उनको साइंस एजुकेशन के क्षेत्र में और बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम डेवलप यहाँ पर किया गया है। लास्टली, हमें अपना एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन स्पेशली उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेजेंटली हम एजुकेशन में जीडीपी का 3% खर्च कर रहे हैं, इसको बढ़ा करके 6% कम से कम करने की ज़रूरत यहाँ पर है। स्पेशली एनईपी के अंदर में भी इस बात को साफ साफ कहा गया। ओके, तो हमें सब कुछ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, लेटेस्ट डेवलपमेंट लाने पड़ेंगे, पेडागोजिकल जो आपके इम्प्रूवमेंट है, मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनको लेकर के आना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल जो है वो आपको मिलेगा साइंस सिटी के बारे में। लैंडमार्क ऑफ कोलकाता टर्न्स 25। तो साइंस सिटी के रूप में कोलकाता की बात की गई है, और यहाँ पर एक म्यूजियम था, उसके फीचर्स बताए गए। मुझे नहीं लगता किसी काम के हैं, मैंने छोड़ दिए, ठीक है, बट ये एक स्लाइड यहाँ पर आपको इसीलिए ले ली ताकि इतना भी बोल सकूँ। तो यहाँ पर जो कैलकाटा था वो आप कोलकाता है बेसिकली। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट म्यूजियम इन द कंट्री 1814 में बेसिकली ये बना। ओके, और इसी म्यूजियम का नाम डेट इज़ कॉल्ड ओरिएंटल म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर बना, और धीरे धीरे इसका नाम चेंज कर दिया गया इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता, और फाइनली इसका नाम अब जो है वो है इंडियन म्यूजियम। ओके, तो कोलकाता जो है वो उसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर पहले से हुई हैं। तो किस तरीके से हुई, ये म्यूजियम कैसे बना कैसे नहीं बना, उसके बारे में बताया गया है। हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया, 4 पेज दिए गए थे। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर आर्टिकल के अंदर दिया गया है अबाउट मिस्टर हीरा लाल चौधरी। ओके, ये जो है वो बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया के अंदर में। ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है स्पेशली अगर हम बात करें तो फिशरीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने से ये आपका रिलेटेड है। आपको पता होगा कि वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, लेकिन आपको ब्लू रेवोल्यूशन के फादर के बारे में नहीं पता होगा। तो इनका नाम है हीरा लाल चौधरी, और इनके बारे में हम एक स्लाइड जरूर यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडिया ने अपना जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो लगभग 1985 और 1990s के करीब यहाँ पर लॉन्च किया था। इसका गोल ये था कि नील क्रांति और नीली क्रांति लेकर के आनी है, फिशरीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, और फार्मर्स की इनकम स्पेशली जो फिशर फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल यहाँ पर करना है। इसमें हमारी मदद की 2 लोगों ने, एक थे आपके हीराचंद्र चौधरी और दूसरे थे आपके अरुण कृष्णन। इन दोनों को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जो मिस्टर चौधरी थे, इन्होंने आर्किटेक्चर यहाँ पर तैयार किया कि कैसे हम ब्लू रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, कैसे हम ब्रीडिंग जो है उसको इंड्यूस करेंगे, कैसे हम स्पॉन प्रोडक्शन जो है उसको यहाँ पर बढ़ावा देंगे, और इस चीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर वर्क किया। ओके, तो 100 साल हो गए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। खैर हमें इतना सब डिटेल में नहीं जानना, बट आपको इनका नाम पता होना चाहिए ताकि किस तरीके से काम किया। नीचे जो है वो इनकी जीवनी टाइप की दी गई है, इनकी बेसिकली लाइफ के बारे में दिया गया, कैसे ये बॉर्न हुए, कहाँ कहाँ पर, बट इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना सफिशिएंट है। बाकी मैंने 2 पेज और थे, इग्नोर कर दिए। दिमाग लगाओ, कहाँ पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, इग्नोर मारो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बच रही हैं, बस बात खत्म, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि टचलेस टच सेंसर जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। बेसिकली कोविड-19 के दौरान चीज़ों को टच करना ज़्यादा सही नहीं था, ठीक है। तो उसमें जो है वो ये टच फ्री पैड सिस्टम डेवलप किया गया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च ने इसको तैयार किया। इसमें आपको इसको पैड को टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेंसर के ज़रिए जो है वो अपने आप ट्रेस हो जाएगा। इसके अलावा रोबोटिक क्रैब्स जो है वो डेवलप यहाँ पर किए गए हैं, जिसको मिनी रोबोट भी कह सकते हो, ओके। और ये मिनी रोबोट जो है वो रिमोट से कंट्रोल यहाँ पर होते हैं। स्पेशली इनका जो यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम ऐसी सभी जगहों पर कर सकते हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, लाइक जिनको कहते हैं कन्फाइंड स्पेसेस, ओके। तो कन्फाइंड स्पेस उसके अंदर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम जो है वो मशीन्स की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जिकल असिस्टेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे सभी रोबोट जो हैं वो ड्रग की टारगेटेड डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनको आप मिनी बोट्स कह सकते हो, ओके। इस तरीके के नहीं होते हैं वो स्पेशली ड्रग टारगेटिंग डिलीवरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल जो सुविधा है उसके लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक स्मार्ट मटेरियल जो है वो डेवलप किया गया है सॉफ्ट रोबोटिक्स के लिए। और इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि एक टीम है रिसर्चर्स की, जो कि आपकी अग्रगार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के साथ में मिलकर के इन्होंने एक यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे हम जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट से सीधे डायरेक्ट तरीके से हाइड्रोजन का जनरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे हम जो है वो वेस्ट टू वेल्थ जो है वो यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हम डायरेक्ट जनरेशन करेंगे हाइड्रोजन का फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू। इससे आपका पराली भी नहीं जलेगी, ओके। इको फ्रेंडली हाइड्रोजन आपको मिल पाएगी, जिसका यूज़ आप जो है वो फ्यूल सेल व्हीकल्स में कर सकते हो। और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और इससे जो है वो वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो पराली जलेगी और ना ही व्हीकल से किसी तरीके का व्हीकुलर पोल्यूशन निकलेगा। तो ये सब डेवलप किया गया, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है मैनेजिंग टाइम जोन्स। अब ये टाइम जोन्स के बारे में बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, ओके। आपका वर्ल्ड है, ओके, पूरी दुनिया, उसको अलग अलग टाइम जोन्स में यहाँ पर बांटा गया है। स्पेशली जब आप 15 डिग्री बढ़ते हो तो एक जो घंटा है वो इस तरीके से यहाँ पर आपका बढ़ता है। मैं अभी इसको चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। टाइम जोन्स का कंसेप्ट बेसिकली आपका जो है, जब अर्थ को आप देखोगे तो अर्थ को दो अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। एक होते हैं आपके लैटिट्यूड्स और एक होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, ओके। तो ये जो है वो टाइम जोन्स आपके वर्क करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एरिया पर, ओके। तो लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम देखें तो टोटल जो है वो अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी अक्स के चारों तरफ, ओके, लगभग 24 घंटे में। तो 24 आवर्स अगर हम इधर लिखें, और कितना रिवॉल्व कर ले लिए, 360 डिग्री, ओके। तो 360 डिग्री यहाँ पर जो है वो हो गया। अगर हम इसको काट दें तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 24 और 24 पंजे 15 डिग्री। 15 डिग्री में 1 घंटा जो है वो चेंज यहाँ पर होता है। तो अगर हम 15 डिग्री मूव करते हैं लॉन्गिट्यूड में तो 1 घंटा जो है वो चेंज होता है। और इस हिसाब से हमने जो है वो ये मैप यहाँ पर डेवलप किया। इसमें आपको पता है कि ग्रीनविच को जो है वो 0 माना जाता है, और 0 के बाद अगर हम इधर चलते रहेंगे, ओके, तो आपको मिलेगा कि 1 घंटा ऐड होता रहता है। और जब उल्टी साइड चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा जो है वो माइनस होता रहता है यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों साइड में 12 घंटे इधर हो गए, 12 घंटे इधर यहाँ पर जो है वो हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ये सिंपल है, इसमें किसी भी तरीके की ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं। ज्योग्राफी जब आप पढ़ने बैठते हो यूपीएससी के लिए, तो सबसे पहले यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ओके। तो ये जो है वो पूरी दुनिया की क्लॉक्स एक जैसी मेंटेन कैसे रखी जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। पूरी दुनिया में एक जैसी क्लॉक्स मेंटेन रखी जाती हैं क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पहले से ही सेट है, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम अथॉरिटी ने यहाँ पर रखा हुआ है, ओके। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये बेसिकली सीजियम के पार्टिकल्स के बेस पर किया जाता है। सीजियम के 2 पार्टिकल्स के बीच की ड्यूरेशन जो है उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। और पूरी दुनिया की जो क्लॉक्स हैं वो इस एक पर्टिकुलर टाइम के अराउंड ही जो है वो सब रखी जाती हैं, ओके। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि 15 डिग्री के मूवमेंट पर 1 घंटा जो है वो चेंज होता है, ओके। और क्योंकि अर्थ जो है वो 24 घंटे में पूरा एक कंप्लीट सर्कल पूरा करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट 24 टाइम जोन्स के अंदर अर्थ को डिवाइड किया जा सकता है। हर एक टाइम जोन के बीच का गैप 15 डिग्री होता है, जैसा कि अभी कैलकुलेशन करके भी बताया। और उसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रीनविच टाइम यहाँ पर हो जाती है, लंदन से गुजरती है, ओके। तो उसको जो है वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहते हो। और ये 0 आवर का होता है। इससे आप इधर की साइड को बढ़ोगे, बेसिकली ईस्ट की तरफ को जाओगे, ओके।
तो टाइम बढ़ता रहेगा और इंडिया में आते आते ये 5.5 घंटे तक यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो मैप देख लो ना, ये रहा, ये रहा, ठीक है, लगभग 5.5 प्लस 5 लिख रहा है ना, तो उसके बाद आधा और यहाँ पर लोगे तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 5.5 जो है वो इंडिया से यहाँ पर गुजरती है। इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो ये जो आपके यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम है, ये मैनेज किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। तो ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं इनका भी थोड़ा सा यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो इतने सारे क्लॉक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, इतने सारे टाइम जोन्स हैं, इस सब में टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो आपके सीजियम पार्टिकल्स की ड्यूरेशन को देख करके किया जाता है। द सब प्रीसीजन इस तरीके से हासिल किया जाता है। सारी घड़ियां एक जैसे कैसे चलती हैं, तो वो जो है वो इस नैनो सेकेंड के करीब के ऑर्डर का प्रीसीजन हासिल किया जाता है। ओके, अब जैसे ही पूरी दुनिया में मेंटेन करने का काम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स का, ऐसे ही इंडिया के अंदर में इसको मेंटेन करने का काम CSIR के अंदर इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, उसका यहाँ पर हो जाता है। और ये जो है वो इंडिया के अंदर में इन चीज़ों को मैनेज यहाँ पर करती है। साथ ही साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म में जब भी कोई मीटिंग होनी होती है तो इंडिया की तरफ से यही वाला इंस्टीट्यूट जो है पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इस तरीके से वर्क यहाँ पर होता है। बाकी ये थोड़े से फैक्ट दिए गए हैं कि रशिया है या USA हैं, ये सब कुछ बड़े बड़े कंट्री, कनाडा वगैरह 10-10 12-12 टाइम जोन्स में जो है वो यहाँ पर बटे हुए हैं। जी जो ज्योग्राफी उठाओगे ना, उसको पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे USA को जो है वो 9 टाइम जोन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रशिया जो है उसके अंदर 11 टाइम जोन्स यहाँ पर जो है वो आ जाते हैं। चाइना जो है वो सिर्फ एक ही टाइम जोन को मैनेज करता है बहुत आराम से। ओके, तो ये जो है वो आपका इस तरीके से वर्क चीज़ें यहाँ पर करती हैं। और बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल निकलते हैं। ओके, लाइक हम अगर इधर को चलते हैं तो टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, बाकी इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 5 टर्म्स दी गई थी। एक तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया गया था, एक क्या होता है टोर्नेडो उसके बारे में बताया था, क्लाउड बस्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था, थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म के बारे में बताया गया था। तो कॉमन चीज़ें हैं। ओके, और ज्योग्राफी सेक्शन में कवर की होंगी, लेकिन फिर भी बता दें कि हर साल लगभग 2 से 3 साइक्लोन हिट होते हैं इंडिया में भी। 2022 में एक सेवियर साइक्लोन यहाँ पर आया, दैट्स कॉल्ड आसानी, और इसने आंध्र प्रदेश को यहाँ पर हिट किया, स्पेशली प्री मानसून पीरियड में इसने इसको हिट किया। ओके, तो ये हरिकेन इसको कहते हैं, टाइफून कहते हैं, जगह जगह पर अलग अलग नाम जो है वो लिए जाते हैं। साइक्लोन के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आई वॉल और एक जो है वो रेन बैंड यहाँ पर होता है। बहुत कॉमन चीज़ें, सिर्फ इतना पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको इससे कहीं ज़्यादा साइक्लोन्स के बारे में जानना है, जो कि ज्योग्राफी सेक्शन आराम से कवर करता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के नाम पर रखे जाते हैं। लाइक इनको नॉर्थ अटलांटिक में आप हरिकेन कहते हैं, फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम यहाँ पर हैं, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। ओके, ऐसे ही आपके टोर्नेडोज़ यहाँ पर होते हैं। साइक्लोन और टोर्नेडो जो हैं, होते तो दोनों स्ट्रॉम्स ही हैं, लेकिन फॉर्म्स जो हैं वो इनकी डिफरेंट यहाँ पर होती हैं। टोर्नेडो जो है वो आपका काफ़ी एक तरीके से फनल लाइक शेप यहाँ पर होती है, जबकि साइक्लोन की जो शेप है वो और ज़्यादा चौड़ी जो है वो यहाँ पर होती है। ओके, और इसमें जो है वो वर्टिकल अपराइजिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। टोर्नेडो के अंदर आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर है, जबकि साइक्लोन के अंदर में भी दिखती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। टोर्नेडो का डायमीटर स्मॉल होता है, साइक्लोन्स का डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, सरकमफेरेंस भी बड़ी होती है। ओके, और साइक्लोन्स जो हैं स्पेशली वार्म एरिया में बनते हैं, जबकि टोर्नेडोज जो हैं वो कोल्ड और वार्म फ्रंट एरिया में यहाँ पर जो है वो बनते हैं। ये सब क्या फ्रंट वगैरह क्या होता है, ये यहाँ पढ़ाने का विषय नहीं है, ये जो है वो आपको ज्योग्राफी सेक्शन के पढ़ाने का विषय है, तो प्लीज़ इसको वहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर देखें। ओके, ये मिलेगा। ऐसे ही क्लाउड बस्ट होते हैं। क्लाउड बस्ट के इवेंट 2022 में हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में काफ़ी निकल करके आए। और क्लाउड बस्ट के अंदर में एक भारी अमाउंट जो है होल्डिंग कैपेसिटी, स्पेशली जो आपके क्लाउड्स होते हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है, और फुल होने के बाद एक्सेसिव जो रेन्स होती हैं वो बादल को एकदम से चीर करके बेसिकली यहाँ पर आपकी गिरती हैं। तो इसको जो है वो क्लाउड बस्ट कहा जाता है। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरी शॉर्ट पीरियड में और स्पेशली रीजनल एरिया में ये गिरता है। ओके,
और इसमें जो है वो इस तरीके से वर्क यहाँ पर होता है। ओके, फ्लड लाइक कंडीशन बन जाती है जब ये तेज़ी से पानी नीचे गिरेगा, तो स्पेशली फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और बहुत ही वायलेंट तरीके का फिनोमिना यहाँ पर होता है। ऐसे ही आपके थंडर स्टॉर्म होते हैं, इसमें मेन जो फीचर है वो लाइटनिंग का यहाँ पर होता है। ओके, लाइटनिंग इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो यहाँ पर प्ले करती है, स्पेशली इसको इलेक्ट्रिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। ओके, थंडर शावर भी आप इसको धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। और ऐसे सभी जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये सिर्फ अर्थ पर ही ऑब्जर्व नहीं होते, स्पेशली ये सारे ही फिनोमिना आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे सिवाय वाटर वाले को छोड़ करके। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। हेल स्टॉर्म वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये रहे हेल स्टॉर्म। इसमें कन्वेक्शंस जो है इनका रोल ज़्यादा होता है। ओके, कन्वेक्शंस का मतलब है कि बादल ऊपर की साइड में जाते चले जाते हैं और उनके अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, और चूंकि ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है तो ये आपके जमने लगते हैं। जमने के कारण हेल्स बन जाते हैं और फिर जब इनका वजन भारी हो जाता है तो ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म। इसके लिए एंटी हेल स्टॉर्म गन्स जो हैं वो भी आपकी हाल ही के अंदर न्यूज़ में आई। एंटी हेल स्टॉर्म गन्स जो हैं वो इनकी क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे कि ये बड़े नहीं हो पाते, और जब बड़े नहीं होंगे तो नुकसान कम होगा हेल स्टॉर्म्स का। सब क्लियर है? ओके, रेगुलर चीज़ें फॉलो करते रहो। ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ जो जहाँ दी गई है वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है ही। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानना था, हमने जान लिया, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो है वो आपकी इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ तक आपको जो है वो जानना था हेल स्टॉर्म तक के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हमने कवर की, किसी तरीके की कोई चीज़ इग्नोर ऐसी नहीं करी गई है जो कि आपकी मिस यहाँ पर हो जाए। ओके, जो कि आपके काम की हो उसको छोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन जो बिल्कुल काम की नहीं थी उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। ओके, तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप देख सकते हो कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी। साथ में क्लीन पीडीएफ के लिए आपको जो है वो एक्सेस लेनी पड़ेगी अलग से, और टेलीग्राम पर संदेश भेजना पड़ेगा, मैसेज वगैरह। उसका मेथड मैंने आपको नीचे दिया है, कैसे आप उसको जो है वो मंगा सकते हो। 10 रुपये की वो मैगजीन मिलती है। ओके, तो उसको आप बता सकते हो। तो खैर, हम वीडियो की लेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।